हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। मैं रोशन मिश्रा एक बार फिर से आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और जैसा कि हमारा एक सीरीज चल रहा है आपके ज्योग्राफी का, और बोर्ड के बच्चों के लिए काफ़ी बेहद लाभप्रद रहेगा। ये बहुत ही बेनिफिट इसका मिलेगा आपको आपके एग्जाम में। अभी तो आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन आप अपने एग्जाम में जब बैठेंगे तो आपको लगेगा हाँ सर सच में कुछ कह रहे थे, और इसका आपको बहुत ही बेहतर फायदा मिलने वाला है। तो आज देखिए अपना चौथा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। और देखिए ट्रैक्टर वैक्टर लेकर चले आए हैं, ठीक बाबू। अब ध्यान दीजिए, इधर ट्रैक्टर लेकर चले आए हैं। अब कुल मिलाकर करना क्या है, इस ट्रैक्टर का सही उपयोग करना है और कैसे करना है एग्रीकल्चर में वो भी देखना है। देखिए कौन यहाँ बैठा हुआ है। देखिए ट्रैक्टर से कोई कल्टीवेशन का काम स्टार्ट किया, यहाँ देखिए स्लैश बर्निंग हो रहा है। भाई क्या बात है, ये कौन हो भाई तुम? इधर तो मान लो पहचान ही रहोगे कौन है। इनको पहचान रहोगे। चलिए तो चलिए ठीक है, अब जैसा भी है टाइम नहीं गवाएंगे और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर हमको पता है हमारा सबसे, बोल सकते हो हमारे इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा योगदान है। अबाउट 65% पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है ना। तो चलिए उस पर हम चर्चा करते हैं और जानते हैं क्या है। ठंडी बहुत ज्यादा है बच्चे, और आज लौट कर आ रहे हैं बाबा के दरबार से। चंदन लगा है कि नहीं? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना बच्चे, टाइम नहीं गवाएंगे, फटाफट बढ़ते हैं टॉपिक पर। चलिए क्या है जानेंगे सर। अपना टॉपिक है सर एग्रीकल्चर टॉपिक। आज चैप्टर ही आपको दिख रहा है एग्रीकल्चर का, तो चैप्टर 4 एग्रीकल्चर का नोट्स अपना तैयार है और जानेंगे सर एग्रीकल्चर है क्या, इस पर भी चर्चा करते हैं। सर विजुअल है कि नहीं ये भी देखना बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। हाँ तो आई थिंक विजुअल तो है सब कुछ, होप सो सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, एवरीथिंग्स क्लियर। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं सर। सर है क्या, पहली बात एग्रीकल्चर की अगर बात करते हैं तो एग्रीकल्चर एंड एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे यहाँ माना जाता है। अबाउट 2/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन इज इंगेज्ड विथ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज नॉट ओनली प्रोड्यूस ग्रेन बट आल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर द मेनी इंडस्ट्रीज। अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर क्या हमको अनाज ही देता है? नहीं सर, अनाज के अलावा क्या देता है सर? अनाज के अलावा बहुत सारी चीज हमको मिलती है, जैसे ग्रेनरीज हमको मिलती है सर। जैसे हमारे यहाँ ग्रेनरीज के अलावा सर रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए भी हमको एग्रीकल्चर से ही प्राप्त होता है। तो एग्रीकल्चर एक प्रोमिनेंट फीचर अपना प्ले करता है हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए सर। तो आगे भी हम बात करते हैं इसमें और क्या चीजें हमको देखने मिले। देखिए सर बहुत ज्यादा हम बढ़ा चढ़ा कर नहीं, जो आपके एग्जाम के ओरिएंटेशन से बहुत बढ़िया था, बेहतर रहेगा, वही हम लेकर आए हैं और इसको फटाफट हम लोग क्लियर आउट करेंगे पूरे टॉपिक को। एक भी टॉपिक मिस नहीं होगा। होप सो आपको पसंद आएगा लेक्चर, और अगर आपको लेक्चर पसंद आएगा तो आप जरूर इसको शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए, थोड़ा सा हमारा भी हौसला बना रहेगा। ठीक बच्चे चलिए सर टाइप्स ऑफ फार्मिंग हम बात करते हैं। सर जी क्या है टाइप्स ऑफ फार्मिंग हम बात करने वाले हैं सर। कितने टाइप्स के अगर बात करते हैं तो मेनली हमारे यहाँ 3 टाइप्स के बेटे फार्मिंग हम देखते हैं। 3 टाइप्स के क्या कुछ चीजें, आई थिंक समथिंग इज नॉट गुड राइट, लेट मी चेक व्हाट्स गोइंग, समथिंग इज रॉन्ग। अभी सारी चीजें ठीक है, विजिबल है, इधर तो सही है। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है भाई? कैमरा, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिए बच्चे। तो चलिए बच्चे जो भी है, थोड़ी सी विजिबिलिटी में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आपको टॉपिक पूरा क्लियर होगा। और जिनको पीपीटी चाहिए होगा तो पीपीटी के लिए कमेंट कर देंगे, आपको पीपीटी भी अवेलेबल करा दिया जाए टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है तो चलिए ठीक है, थोड़ा सा कुछ इशू दिख रहा है, टेक्निकल इशू दिख रहा है जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत क्लियर नहीं है। आई थिंक कैमरे में प्रॉब्लम आ रही है, वॉट एवर, जैसा भी है चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं गवाएंगे सर। अगर हम हाँ जो बात कर रहे थे सर फार्मिंग की, तो हमारे यहाँ 3 प्रकार की फार्मिंग हम देख सकते हैं सर जी। एक सब्सिस्टेंस फार्मिंग हमको देखने मिलती है, और एक प्रिमिटिव फार्मिंग देखने मिलती है सर, और तीसरी कमर्शियल फार्मिंग। हम 3 प्रकार की फार्मिंग अपने यहाँ देखते हैं सर। तीनों फार्मिंग की हम बात करेंगे वन बाय वन सर जी, उसमें क्या क्या उसका लाभ है और किसका कितना एडवांटेज है, डिसएडवांटेज क्या है, वो सारी चीजें। वैसे डिसएडवांटेज तो कुछ नहीं, हमारे यहाँ जो पहले से मतलब फॉलो की जा रही है उसको भी हम देखेंगे, और अभी जो फॉलो की जा रही है उसको भी हम लोग जानेंगे सर। तो चलिए समय नहीं गवाते हैं सर और जानते हैं क्या है। फर्स्ट फार्मिंग हम बात करेंगे सर। अच्छा देखिए यहाँ दिया गया है, फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सब्सिस्टेंट टू द कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल टाइप। एट प्रेजेंट द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम आर प्रैक्टिस। कौन कौन सा सर देखेंगे सर। पहला पॉइंट हम जानेंगे सर क्या है,
पहला अपने सामने दिया गया है सर प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की हम बात करते हैं सर। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की हम बात करते हैं सर, ये क्या है? तो बताया जा रहा है इट इज आल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ध्यान दीजिएगा, इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है बेटा, और इसको कहीं कहीं झूमिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी कल्टीवेशन से बेटा? झूमिंग कल्टीवेशन। झूमिंग कल्टीवेशन, झूमिंग कल्टीवेशन के भी नाम से इसको जाना जाता है। ठीक बेटा, अब चलिए हम आगे प्रोसीड करते हैं सर। इसके अलावा क्या चीज हमको जानना है सर इसमें? सर दिस टाइप ऑफ द फार्मिंग इज मेजरली practiced on small patches using the primitive tools like the hoe, dough and the digging sticks। ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ जैसे आपको मैं आपके लैंग्वेज बताता हूँ, आपके मदर टंग में बताता हूँ सर जी। फावड़ा जानते हैं सर? ठीक है सर। सर आप जानते होंगे कुदार हमारे यहाँ बोला जाता है, हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज इसका कुदार होता है, एंड व्हाट यूर इज यूजिंग ऑन योर एरिया आई डोंट नो, बट आप जानते रहिए वो। और उसके अलावा कुछ चीजें जैसे आप जानते होंगे एक बेटा छड़नुमा होता है, आयरन रॉड लाइक समथिंग, जिससे हम लोग डिगिंग करते हैं, वो सारी चीजें, ठीक है, जिसको डिगिंग स्टिक के नाम से जाना जाता है। और ये सब बेटा प्रिमिटिव टूल्स इसमें यूज किए जाते हैं, ना कि कोई मॉडर्न टेक्निक नहीं यूज की जाती है। हम इसके अलावा बात करें सिर्फ फैमिली एंड कम्युनिटी लेबर आर इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ द फार्मिंग। अगर इस प्रकार फार्मिंग की हम बात करते हैं बेटा, तो इसमें जो है अलग से लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हमारे फैमिली मेंबर्स और हमारे लोग इसमें शामिल होते हैं, अलग से हमको लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। चलिए हम आगे बात करेंगे सर। इसके अलावा सर क्या है इसमें? नेचर प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन दिस टाइप ऑफ द फार्मिंग। द प्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन द, किन किन चीजों से? फर्टिलिटी पर डिपेंड करता है सर, और किन चीजों पर डिपेंड? मानसून पर डिपेंड करता है सर। सुटेबिलिटी ऑफ द अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन सर जी, हम बात करते हैं इसमें इन्वायरमेंटल कंडीशन उसके लिए क्या सुटेबल पड़ेगा, इसी बेस पर यहाँ की फार्मिंग की जाती है सर। आगे की बात करते हैं सर। सर फर्स्ट अ पैच ऑफ लैंड इज क्लियर्ड एंड देन द फूड क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन इट। अच्छा, क्लियर कैसे करते हैं सर जी उसको? जैसे मान लो कोई एरिया है और वहां पर सर काफी आपको श्रब्स देखने को मिल रहा है, तो उसको काट पीट करके साफ करना, उसको जला देना, उसके बाद की बात करते हैं। उसमें क्या होता है? फूड उस पर ग्रो किए जाते हैं सर। आफ्टर द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस, जैसे जैसे उसमें सॉइल की फर्टिलिटी कम होती जाती है सर, बताया जा रहा है दे शिफ्ट टू अनदर पैच ऑफ लैंड which allows to previous patch to replenish the nutrients and new fertile lands for plantation। क्या बताया जा रहा है कि जैसे मान लो इस प्लेस पे मैं आया और यहाँ का मैंने क्या स्टार्ट किया बेटा, यहाँ पर उसको पहले साफ करके उसके बाद वहां पर हमने खेती करना शुरू कर दिया सर। अगर उसकी फर्टिलिटी धीरे धीरे जब डिक्रीज होने लगती है, तो हम उस प्लेस को छोड़ करके दूसरे प्लेस पर चले जाते हैं, और वहां पर जाकर के क्या करते हैं बेटा, उस एरिया वहां पर एक पैच ऑफ लैंड क्या करते हैं बेटा, क्लियर करते हैं, और वहां पर हम लोग फूड ग्रो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सर एक चीज और सुनिएगा इसके अलावा यहाँ पर क्या देखने को मिलता है हमें सर, वो ये है, अभी देखिए विजिबिलिटी सही है, होप सो क्लियर हो गई हो, वेरी गुड, चलिए ठीक है, विजिबिलिटी भाई क्लियर है। तो हम बात करेंगे सर, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं और वहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी फार्मिंग प्रोसेस। और इस प्लेस को वैसे ही छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ दिया जाता है? कि ये अपनी फिर से फर्टिलिटी रिप्लेनिश कर ले, और आफ्टर सम टाइम हम लोग फिर से यहाँ आएंगे और यहाँ की फार्मिंग स्टार्ट करेंगे। दिस इज द प्रोसेस ऑफ द फार्मिंग इन प्रिमिटिव सब्स्टिट्यूशन फार्मिंग। ओके, हाँ चलिए आगे हम बात करेंगे सर। इसके अलावा क्या चीजें हैं सर, वो भी जानिए। देखिए every concept will be clear if you will continue on this video, and I'm making sure that your board examination is a very easy way, take it easy, और बहुत ज्यादा टफ नहीं बेटा, आप आसानी से उसको क्रैक कर सकते हो। बस थोड़ा सा आप कंटिन्यूटी बनाए रहिए और धैर्य बनाए रहिए, ठीक है, दोनों आपके लिए बहुत जरूरी है और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत जरूरी है, ठीक है बेटा। चलिए हम आगे बात करेंगे सर। और क्या नो मॉडर्न इक्विपमेंट और एडवांस फार्मिंग टेक्निक्स आर यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ द फार्मिंग। इस फार्मिंग की अगर बात करते हैं, इसमें कोई मॉडर्न टेक्निक का यूज नहीं किया जाता है बेटा, और यही है आपका प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सर इसका फिगर के अकॉर्डिंग मैं जान करके यहाँ पर कोई फिगर नहीं इंक्लूड किया, क्योंकि वीडियो लंबा चला जाएगा और उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। हाँ, तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे सर। सब कुछ सही है, बफरिंग वफरिंग नहीं है ना, सब कुछ डन। चलिए आप थंब देते रहेंगे यार, थोड़ा सा अच्छा लगेगा हमें, ठीक। चलिए सर अब लोग अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं सर। सर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग पर हम लोग बढ़ेंगे। किस पर बढ़ेंगे सर? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बताया जा रहा है यूजुअली practice in area where there is a high pressure on the production on land. Various biochemical inputs and the modern irrigation techniques are used to add production। ध्यान दीजिएगा क्या बताया जा रहा है, जहां पर ऐसा बेल्ट, ऐसा रीजन, ऐसा पैच ऑफ लैंड जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो, जहां की डिमांड बहुत ज्यादा हो, डिमांड फॉर प्रोडक्शन
अगर फार्मिंग में प्रोडक्शन की मांग जहां ज्यादा होती है बेटा, वहां पर इस प्रकार की फार्मिंग हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और क्या बताया जा रहा है इसके बारे में, यहाँ पर बायोकेमिकल्स बहुत ज्यादा, जैसे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा यूज की जाती हैं सर। और जिससे हमारे यहाँ अच्छा बेहतर इरिगेशन टेक्निक भी यूज की जाती है, जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। ठीक है, इस प्रकार की फार्मिंग ये होती है। ठीक, चलिए हम आगे बात करेंगे सर। इसके अलावा सर कमर्शियल फार्मिंग पर अब हम लोग प्रोसीड करेंगे सर। कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं सर, और जानते हैं क्या है। विजिबिलिटी सही है ना बच्चे, कोई दिक्कत होगी बताइएगा। चलिए कमर्शियल फार्मिंग की बात करते हैं सर जी। यहाँ पर हाई डोजेस ऑफ द हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड एंड द पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड। देखिए कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है भैया, कमर्शियल का मतलब क्या है, ऐसा फार्मिंग व्यवस्था जिसमें हमारी नीड्स तो पूरी हो और सरप्लस को हम क्या करें बेटा, उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके कुछ उसका मुनाफा कमा सके। ठीक है, यही है कमर्शियल फार्मिंग। और मेनली हमारा जो यहाँ का फार्मिंग पैटर्न है और फार्मिंग प्रोसेस है, मेनली फॉर बेनिफिट। ओके, बेनिफिट के लिए जो खेती की जाती है, मतलब जिसको हम लोग क्या करें बेटा, बेच सकें, बेच करके, जैसे मान लो हमारे यहाँ कोई प्रोसेस है, अभी नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो जिसके पास बहुत ज्यादा खेत है, तो ऐसा तो है नहीं सारा ग्रेनरीज वो अपने कंजप्शन के लिए उसको वो खेती करता है, नहीं ना, तो उसको क्या करता है, सरप्लस को बेच देता है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा बेचा जाता है, केवल लिटिल बिट अमाउंट ऑफ ग्रेन्स आर कंज्यूम्ड, ओके, बाय द फैमिली या बाय देम। ओके, तो कमर्शियल फार्मिंग यही है। इसमें बताया क्या जा रहा है बेटा, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज किए जाते हैं सर, फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं, पेस्टिसाइड, क्यों, क्योंकि जिससे बेटा हमारा प्रोडक्शन बढ़ सके। उसके अलावा सर राइस इज अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा। हरियाणा में अगर बात करें तो राइस को एक कमर्शियल क्रॉप के रूप में जाना जाता है बेटा। अनदर टाइप ऑफ द कमर्शियल फार्मिंग इज अ प्लांटेशन इन विच अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ओवर अ लार्ज एरिया। ध्यान दीजिएगा, दूसरा अगर हम बात करते हैं कमर्शियल फार्मिंग का, तो ये बताया जा रहा है एक प्लांटेशन फार्मिंग भी बेटा आपके कमर्शियल फार्मिंग के अंतर्गत आता है। और इसमें क्या होता है बेटा, एक बड़े पैच ऑफ लैंड पर और एक ही प्रकार के प्लांटेशन करवाए जाते हैं, जिससे हमारा उस पर्टिकुलर बोल सकते हैं क्रॉप में मुनाफा मिल सके। ठीक है, हाँ, हो सकता है कि भाई कभी कभी अधिकता हो जाती है, सरप्लस हो जाता है, कभी कमी हो जाती है ना, तो फिर जब कमी हो जाती है तो उसका जो कॉस्ट होगा बढ़ जाएगा और उससे ज्यादा मुनाफा होगा, है ना। चलिए इन इंडिया की बात करते हैं सर, टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना एक्सेट्रा आर द इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स। टी इन असम, नॉर्थ बंगाल, कॉफी इन कर्नाटका आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रोन इन दीज स्टेट्स। अगर हम बात करते हैं सर जी, तो कौन कौन से सर प्लांटेशन क्रॉप है, तो ध्यान दीजिएगा सर, अगर बात करें टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये सब बेटा प्लांटेशन क्रॉप है। और मेनली जो बताया जा रहा है टी, जिसको चाय के रूप में जानते हो बेटा, तो यह कहां पर बताया जा रहा है, असम और नॉर्थ बंगाल में बेटा इसका बहुत ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। और कॉफी की बात करते हैं बेटा, कर्नाटका में उगाया जाता है ज्यादा करके। ठीक है, और ये जो है हमारे यहाँ प्लांटेशन के रूप में, या बोल सकते हैं कमर्शियल फार्मिंग का जो प्लांटेशन क्रॉप्स है, उसका प्लांटेशन क्रॉप्स में सबसे ज्यादा जो है टी और कॉफी को हम देखते हैं, पाते हैं। चलिए आगे बात करेंगे सर, होप सो आपको क्लियर होता रहा होगा, हो रहा होगा। चलिए क्रॉपिंग पैटर्न की हम बात करते हैं सर। तीन प्रकार के हमारे यहाँ क्रॉपिंग पैटर्न है, जैसा कि हमको पता है, रबी, खरीफ और जैद। कौन कौन से, रबी, खरीफ और जैद। ठीक है, थ्री टाइप्स ऑफ द क्रॉपिंग पैटर्न हमारे यहाँ देखने को मिलता है। तीन प्रकार के क्रॉपिंग पैटर्न हमारे यहाँ है। ठीक है, और वो अकॉर्डिंग टू टाइम डिसाइड किया गया है, और अकॉर्डिंग टू टाइम उसका प्रोडक्शन भी होता है। तो एक रबी है, एक खरीफ है और एक जैद है। ठीक बेटा, चलिए इन पर भी चर्चा कर लेते हैं। एक छोटी सी चर्चा इस पर भी बहुत जरूरी है, और इसको क्लियर आउट करके फिर आगे प्रोसीड करते हैं। क्या है सर, विजिबिलिटी है, थोड़ा सा और छोटा कर दिया जा रहा है, अभी ठीक है। चलिए अब हम रबी क्रॉप की बात करते हैं बेटा। रबी क्रॉप्स आर सोन इन द विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। ध्यान दीजिए, रबी क्रॉप क्या होते हैं सर जी, जिसकी बुआई ना, या फिर बोला जा रहा है जो बोया जाता है, ऐसा ही बोल दो, जिनकी बुआई बेटा अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होती है, और जिसको हार्वेस्ट किया जाता है अप्रैल से जून के बीच में, वो बेटा आपका रबी क्रॉप होता है। ठीक है, और इसके बारे में सुनिएगा, वीट, बार्ले, पीस, ग्राम्स एंड मस्टर्ड आर द मेजर रबी क्रॉप्स। अगर रबी क्रॉप्स में देखा जाए कौन कौन से इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स आप देखने को मिलता है बेटा, तो वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड हमारे यहाँ बेटा इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप के रूप में देखा जाता है। अभी आपके यहाँ भी इसकी बुआई हुई होगी, हाँ,
ये सीजन ही वही है। चलिए सर, हम अब उन राज्यों की बात कर लेते हैं जहां पर इनकी अधिकता है, जहां पर रबी क्रॉप बहुत फेवरेबल होता है। सर, स्टेट्स फ्रॉम द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट सच एज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश ग्रो मोस्ट क्वांटिटीज ऑफ द व्हीट एंड अदर रबी क्रॉप्स। हमारे यहाँ, और हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, पंजाब हरियाणा की बात करते हैं सर, उत्तराखंड की बात करते हैं, यहाँ पर रबी क्रॉप्स की क्वांटिटी बहुत अधिक होती है। व्हीट, रबी क्रॉप की हम बात कर लेते हैं सर। व्हीट तो होता ही है, उसके अलावा रबी क्रॉप्स में लगभग चीजें हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, हमारे यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है बहुत बेहतर है, दैट्स वाई सर। सर, अब इसके अलावा हम बात करेंगे सर खरीफ क्रॉप की, ये भी बहुत जरूरी है सर जानना। ये भी हमारे यहाँ होता है, ऐसा नहीं हम लोग बहुत मतलब समझ रहे हो ना, लकी है ना हम लोग। चलिए सर, खरीफ क्रॉप की बात करते हैं। खरीफ क्रॉप आर सोन विद द ऑनसेट द मानसून एंड हार्वेस्टेड इन द सितंबर टू अक्टूबर। भैया ध्यान दीजिएगा, जब हमारे यहाँ मानसून आता है मतलब जून लास्ट है ना, तो मान लो जुलाई अगस्त या जून से जुलाई के बीच में जिनकी बुआई हो और सितंबर से अक्टूबर के बीच में जिनकी कटाई होती है या हार्वेस्ट किया जाता है, बेटा वही आपका कहलाता है खरीफ क्रॉप। अब इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं सर, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग दिस सीजन आर पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तुर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड द सोयाबीन। ध्यान दीजिएगा, इस समय जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स खरीफ क्रॉप में इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप कौन कौन से हैं, इसको एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं सर। सर, पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तुर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट एंड ग्राउंडनट एंड द सोयाबीन हम बात करते हैं। ये हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप के रूप में देखा जाता है। चलिए इसके अलावा सर हम बात करेंगे क्या है सर, सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स आर द असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड द महाराष्ट्र, particularly known as कोंकण कोस्ट along with the उत्तर प्रदेश एंड बिहार। देखिए बेटा, हमारे यहाँ भी बिहार में भी बहुत अच्छा खासा पैडी जो है उगाया जाता है। खरीफ क्रॉप हमारे यहाँ भी होता है, ऐसा नहीं, हमारे यहाँ का भी मौसम जो है या बोलते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ही फेवरेबल है सर। चाहे वो रबी क्रॉप की बात करें चाहे हम खरीफ क्रॉप की बात करें, दोनों के लिए हमारा जो क्लाइमेटिक कंडीशन है बहुत बेहतर है। ठीक, चलिए सर इसके अलावा बात करेंगे हम, अब हम लोग बात करेंगे जैद क्रॉप की बात कर लेते हैं बेटा, है ना। किसकी बात कर लेते हैं, जैद की बात कर लेते हैं। विजिबिलिटी सही है, हाँ सही होगा। चलिए सर, जैद, ए शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ इन बिटवीन द रबी एंड द खरीफ सीजन इज नोन एज द जैद सीजन। एक सिंपल लॉजिक मैं आपको बताऊं बेटा, अक्टूबर से नवंबर, अक्टूबर नवंबर के बीच में रबी क्रॉप को शो किया जाता है और बुआई की जाती है, और हार्वेस्ट कब किया जाता है, मार्च से अप्रैल के बीच में सर जी, कहीं कहीं मई तक चला जाता है। ठीक है, ये टाइमिंग, इसके बीच में हार्वेस्ट किया जाता है रबी क्रॉप। और सुनिएगा, अब जो आपका खरीफ क्रॉप है बेटा, वो जुलाई और अगस्त के बीच में, जून जुलाई के बीच में उसकी बुआई की जाती है। लेकिन इसके बीच का जो टाइमिंग होता है बेटा, यहाँ पर एक छोटा सा पैटर्न होता है, क्रॉपिंग पैटर्न है, और जिसको जैद क्रॉप के रूप में भी जाना जाता है बेटा। और इसमें क्या होता है, एक शॉर्ट टर्म के लिए कुछ फसलें उगाई जाती हैं, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं हरी सब्जियां हो गई, वाटरमेलन हो गया, मस्क मिलन हो गया, ऐसी जो भी मतलब अभी आप पम्पकिन देख लो, बहुत सारे बेटा जो हरी सब्जी हमारे यहाँ उगाई जाती हैं, वो इस टाइम में जैद क्रॉप के तहत उसको रखी जाती है। ठीक बेटा, चलिए जानेंगे इसमें वाटरमेलन, मस्क मिलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स आर सम ऑफ द मेजर जैद क्रॉप्स। ओके, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। चलिए मेजर क्रॉप की बात करते हैं, राइस की बात कर लेते हैं बेटा। देखिए, जो अभी हमारे बोर्ड के लिए, बोर्ड के एग्जाम मतलब बोल सकते हैं एग्जाम के ओरिएंटेशन से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। चलिए राइस की बात कर लेते हैं पहले, सबसे पहले राइस की बात आ गई तो राइस पे ही बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें होल वर्ल्ड की बात करते हैं, होल वर्ल्ड की अगर बात की जाए, होल वर्ल्ड की अगर बात की जाए बेटा, तो इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है राइस प्रोड्यूसिंग में। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में चाइना सबसे फर्स्ट पे है, ध्यान दीजिए, चाइना जो है फर्स्ट पे है बेटा, और इंडिया जो है बेटा वो, इंडिया जो है वो टॉप सेकंड पर है। ठीक बेटा, किसमें, राइस प्रोड्यूसिंग की बात की जाए तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर द चाइना। इट इज अ खरीफ क्रॉप एंड रिक्वायर्स elevated temperature above 25 डिग्री सेल्सियस एंड हाई ह्यूमिडिटी विथ एनुअल रेनफॉल ऑफ द 100 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होता है, तो बताया जा रहा है इसका टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर 25 के अबव चाहिए होता है सर, ह्यूमिडिटी चाहिए होता है, और एनुअल प्रेसिपिटेशन की अगर बात की जा रही है बेटा, वो 100 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। कम कभी कभी हो जाता है, लेकिन मिनिमम इतना रिक्वायर्ड होता है राइस क्रॉप के लिए। ठीक है, पैडी के लिए। ठीक है, अब आगे बात करें, मेजर राइस प्रोडक्शन इन फाउंड
is found in the plains of north and northeastern India, coastal areas and the deltaic region. ठीक, ये क्लियर हुआ? चलिए हम वीट की बात कर लेते हैं सर। इसके अलावा वीट पर हम चर्चा कर लेते हैं, छोटी सी चर्चा सर वीट पर। चलिए वीट की अगर बात करते हैं बेटा तो बताया जा रहा है इट रिक्वायर्स 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल। एनुअल रेनफॉल की अगर बात करते हैं वीट के लिए तो बेटा वो 50 से 75 सेंटीमीटर जरूरी है। There are two important wheat growing zones in country, the Ganga Satluj plains and the northwest and the black soil region of the Deccan. दो प्लेस हमारे यहाँ वीट के लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेबल हैं। फिर से हम इस पर चर्चा कर लेते हैं बेटा, कौन कौन से सर? बताया जा रहा है द गंगा सतलज प्लेन्स एंड इन नॉर्थ वेस्ट एंड द ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन। ठीक है, ये प्लेस हमारे यहाँ वीट प्रोड्यूसिंग के लिए बहुत ही बेहतर फेवरेबल प्लेस माना जाता है और फेवरेबल लैंड सरफेस माना जाता है। ठीक है सर, मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है एंड पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश माने जाते हैं। चलिए हम मिलेट की बात कर लेते हैं सर जी। मिलेट पर भी चर्चा करेंगे सर। जो क्रॉप हमारे सामने दिए गए हैं इन सब पर हम चर्चा करते हैं बेटा। ठीक है, मिलेट्स क्या है? ज्वार, बाजरा, रागी आर द इंपॉर्टेंट मिलेट ग्रोन इन इंडिया। सर ज्वार इज अ रेन फेड क्रॉप कल्टिवेटेड इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड द मध्य प्रदेश। सर बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल एंड द शैलो ब्लैक सॉइल में सर जी ये फेवरेबल होता है सर। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है बेटा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात है, हरियाणा है बेटा। इसके अलावा हम नेक्स्ट पर प्रोसीड करेंगे सर। आपको समझ आ रहा होगा होप सो, और इसमें कुछ है नहीं बेटा, आप थोड़ा थोड़ा इसको क्लियर आउट करते चलेंगे। रागी ग्रोज ऑन वेल ऑन द ड्राई रेड ब्लैक सैंडी लोमी एंड द शैलो ब्लैक सॉइल। उसके अलावा सर मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर द कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश के लिए अगर रागी की बात करते हैं सबसे ज्यादा यहाँ पर उगाया जाता है। सर मेज की बात करेंगे सर जी, मक्के की बात कर लेते हैं, इस पर भी चर्चा जरूरी है, उसके पल्सेस पे भी चर्चा जरूरी है। हर एक चीज की चर्चा बहुत जरूरी है बेटा। हो सकता है थोड़ा सा आपको क्लास बड़ा दिख रहा हो लेकिन बहुत बड़ा नहीं है बेटा। एक वन शॉट में तो आपको पूरा तो क्लियर करना ही पड़ेगा, है ना। टाइम क्या है इस पे? अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है, कवर हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटे में लगभग कवर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। It is a kharif crop and requires a temperature between the 21 to 27 डिग्री सेल्सियस। मेज के लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है सर। ग्रोज वेल इन द ओल्ड एलिवल सॉइल। ओल्ड एलिवल सॉइल जो है वहां उसमें जो है अगर मेज की बात करते हैं, मेज क्रॉप की बात करते हैं, बहुत बेहतर तरीके से वहां पर डेवलप होता है। उसके अलावा सर मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश इसके लिए बेहतर अगर बात करते हैं इन स्टेट्स में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। उसके अलावा हम बात करेंगे सर पल्सेस की बात कर लेते हैं सर। पल्सेस भैया ये भी जरूरी है, देखिए क्या है सर। मेजर पल्सेस कल्टीवेटेड आर तुर, जिसको अरहर के रूप में, उड़द, मूंग, मसूर एंड पीज हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पल्सेस के रूप में उगाए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा सर दे हेल्प इन द रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी एज देयर आर लेगुमिनस क्रॉप एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है इसमें। दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन द रोटेशन विद द सीरियल क्रॉप्स। ठीक है, सीरियल क्रॉप्स के रोटेशन में ये उगाए जाते हैं। मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया आर द मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका की हम बात करेंगे सर। यहाँ पर सबसे ज्यादा पल्सेस उगाए जाते हैं। फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन्स की अगर बात करते हैं, ग्रेन के अलावा भी हमारे यहाँ फूड क्रॉप है जो उगाए जाते हैं बेटा, और बहुत ज्यादा जरूरी भी है, तो उसकी भी चर्चा हो जाए, जरूरी है ना। क्या है सर? इट इज अ ट्रॉपिकल एज वेल एज अ सब ट्रॉपिकल क्रॉप। शुगर केन की अगर बात करते हैं तो ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों के क्रॉप माने जाते हैं। जैसे बात करें हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो सब ट्रॉपिकल रीजन में रह रहे हैं भैया। अगर हम बात करते हैं कर्नाटका की बात कर लेते हैं बेटा, वो ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं, तो दोनों में बेटा इसको उगाया जाता है, तो हम बोल सकते हैं दोनों क्रॉप के रूप में देखा जाता है। उसके अलावा सर इट ग्रोज वेल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड 21 to 27 डिग्री सेल्सियस एज टेम्परेचर। Rainfall between 75 to 100 centimeter is required for its proper cultivation. India is the second largest producer of sugarcane after the Brazil. Brazil नंबर फर्स्ट पे है, देखिए ध्यान देंगे। अगर हम लोग बात करते हैं सुगर केन की बात करते हैं तो इंडिया जो है सेकंड पर है, और ब्राजील जो है बेटा वो ब्राजील जो है टॉप फर्स्ट सुगर केन प्रोड्यूसिंग कंट्री है। ठीक है, और टॉप सेकंड के रूप में इंडिया है। उसके अलावा सर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा आर मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट प्रोड्यूसर्स ऑफ शुगर केन। ओके, इसके अलावा बात करेंगे सर ऑयल सीड भी देखेंगे बेटा। देखिएगा ऑयल सीड की अगर बात करते हैं, इन 2008 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड आफ्टर द चाइना। बताया क्या जा रहा है बेटा, अगर हम ग्राउंडनट की बात करते हैं तो ग्राउंडनट में इंडिया जो है 2008
2008 के डाटा के अकॉर्डिंग जो है इंडिया जो था बेटा, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट था, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है बेटा, कंट्री था चाइना के बाद, ठीक बेटा। उसके अलावा हम बात करेंगे आगे। 12% of the total crop area of the country is used for the cultivation of various oil crops. 12% of the total cropped area, जितने मतलब अगर बोला जाए ऑल ओवर इंडिया की बात करते हैं, जितना क्रॉप्ड एरिया जहां पर बोल सकते हो फसल उगाए जाते हैं बेटा, उनमें से 12% एरिया जो है बेटा वो ऑयल सीड के लिए है। आगे हम बात करते हैं मेन ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया आर द प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। कौन कौन सी चीजें ऑयल सीड के रूप में, कौन कौन सी चीजें इंडिया में ज्यादा उगाई जाती हैं बेटा, उसको जानेंगे हम लोग। ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सिसमम जिसे तिल के रूप में जानते हैं, सोयाबीन, कोस्टर सीड, कॉटन सीड, लिनसीड एंड द सनफ्लावर हमारे यहाँ सबसे ज्यादा उगाया जाने वाला बेटा क्या है, ऑयल सीड के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ऑयल सीड सबसे ज्यादा यही उगाया जाता है। उसके अलावा ग्राउंडनट इज अ खरीफ क्रॉप, ये सब तो जानते ही हो बेटा, तो इस पर भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। ग्राउंडनट की बात अगर हो रही है तो बेटा गुजरात वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ग्राउंडनट फॉलोड बाय द आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। देखिएगा गुजरात सबसे ज्यादा ग्राउंडनट उगाता है, उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु हमारे यहाँ इंडिया में टॉप थर्ड स्टेट के रूप में जाना था। तो गुजरात की फर्स्ट पे है, आंध्र प्रदेश सेकंड पे है बेटा, और तमिलनाडु थर्ड स्टेट माना जाता है जो ग्राउंडनट सबसे ज्यादा उगाता है। उसके अलावा सर लिनसीड एंड मस्टर्ड आर रबी क्रॉप्स, इसको रबी क्रॉप के रूप में जाना जाता है। सीसमम इज अ खरीफ क्रॉप इन द नॉर्थ एंड अ रबी क्रॉप इन द साउथ इंडिया। ध्यान देंगे अगर तिल की बात करते हैं, जिसे तिल के रूप में जानते हो बेटा, तो ये बेटा खरीफ क्रॉप बेटा हमारे यहाँ माना जाता है और रबी क्रॉप जो है साउथ में माना जाता है, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन दोनों जगह अलग अलग है, दैट्स व्हाई। सर कोस्टर सीड इज ग्रोन बोथ एज ए रबी एंड खरीफ बोथ क्रॉप्स। कोस्टर सीड की अगर बात करते हैं तो दोनों में ये उगाए जाते हैं, रबी और खरीफ क्रॉप दोनों में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा, इसको आप जरूर मेंशन कर लेंगे, एक बार देख लेंगे फिर से इसको, जिन बच्चों के क्लियर नहीं होगा इस टॉपिक को फिर से एक बार आप लोग रिवाइंड करके फिर से आप लोग देखेंगे, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए सर, विजिबिलिटीज है कि नहीं, ठीक। चलिए सर, टी इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। अगर बात करते हैं टी जो है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री माना जाता है सर, कैसे? क्योंकि बेटा यहाँ पर लेबर की रिक्वायरमेंट बहुत अधिक होती है। उसके अलावा बात करते हैं असम, हिल्स ऑफ द दार्जिलिंग एंड द जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला आर मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। अपार्ट फ्रॉम दीज हिमाचल प्रदेश भी, उत्तराखंड भी, मेघालय भी, आंध्र प्रदेश भी एंड त्रिपुरा आर आल्सो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन कंट्री, ठीक। सर इंडिया वाज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना एंड तुर्की इन 2008 डाटा। बेटा 2008 के डाटा के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं, टॉप फर्स्ट पे चाइना है, टॉप सेकंड टर्की है, उसके बाद टॉप थर्ड पे बेटा अपना इंडिया टी प्रोड्यूसिंग कंट्री के रूप में टॉप थर्ड कंट्री मानी जाती है, ठीक बेटा। हाँ चलिए, अब कॉफी की भी बात कर लें सर, यहां तक आ गए तो कॉफी पर भी चर्चा हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि अभी कॉफी का काफी ट्रेंड चल रहा है ना, क्यों? चलिए जानते हैं क्या सर, इन 2008 इंडिया प्रोड्यूस्ड 3.2% ऑफ वर्ल्ड कॉफी प्रोडक्शन। ध्यान दीजिएगा, पूरी विश्व का 3.2% जो है बेटा हमारा इंडिया जो है कॉफी प्रोड्यूस करता है। 2008 के डाटा के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं, अभी वही है, ठीक है, थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। चलिए इसके अलावा भी हम थोड़ा सा चर्चा और करें, क्या है सर, इट इज कल्टिवेटेड इन द नीलगिरीज इन कर्नाटका, केरला एंड द तमिलनाडु। कहाँ कहाँ? कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में इसको उगाया जाता है बेटा मेनली। हॉर्टिकल्चर क्रॉप की बात करते हैं बेटा, क्या क्या है इसमें? विजुअल है या नहीं उधर? थोड़ा सा छोटा ही कर दिया जाए, हाँ अभी ठीक है, ठीक। सर इंडिया की अगर बात करते हैं, सर इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड आफ्टर द चाइना। चाइना के बाद हमारा इंडिया जो है टॉप सेकंड नंबर पे है बेटा, फ्रूट्स और वेजिटेबल दोनों में। फ्रूट्स और वेजिटेबल की अगर बात करते हैं तो इंडिया टॉप सेकंड पर है, फर्स्ट पे चाइना है। देखिए चाइना कहाँ कहाँ आगे बेटा, अगर आप लोग ही हमारे भविष्य, अगर आप लोग इन सब पर थोड़ा सा बेहतर टेक्निक का यूज नहीं करोगे और थोड़ा सा मॉडर्न फार्मिंग पैटर्न नहीं लाओगे, तो हमारा इंडिया जो है टॉप सेकंड पे ही रह जाएगा। टॉप फर्स्ट पे लाना आपकी प्रायोरिटी है, आप उसमें मेहनत करिए, आपकी नहीं, हम सबकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, और थोड़ा सा प्रयास करते हैं, बेहतर करेंगे, टॉप फर्स्ट पे कहीं नहीं आएगा, है ना।
चलिए, मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड द वेस्ट बंगाल, ऑरेंजेस ऑफ नागपुर और चेरापूंजी मेघालय की, बनानास ऑफ केरला, मिजोरम एंड महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, लीची एंड गोवा ऑफ द उत्तर प्रदेश एंड बिहार, पाइनएप्पल ऑफ द मेघालय, ग्रेप्स ऑफ द आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड द महाराष्ट्र, एप्पल्स, पियर्स, ये कहाँ के बेटा, ये कहाँ के एप्पल्स और पियर्स की बात करते हैं बेटा, तो ये कहाँ के देखते हैं, apricots and walnuts of the Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh are the great demand of the world over. ठीक है, इंडिया प्रोड्यूसेस 13% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल, ध्यान देंगे इंडिया जो है पूरे संसार का 13% अकेले वेजिटेबल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जो जितने वेजिटेबल कंज्यूम किए जा रहे हैं बेटा, उनमें से 13% का प्रोडक्शन हमारे इंडिया को बोल सकते हैं इंडिया से जाता है। तो इंडिया टॉप सेकंड पे भले है, लेकिन बहुत ज्यादा ही इसका योगदान है इंडिया का। चलिए, इसके अलावा बात करेंगे सर, नॉन फूड क्रॉप भी कुछ हमारे यहाँ है। फूड क्रॉप तो हो गए, हम नॉन फूड क्रॉप की भी चर्चा कर ली जाए, ये भी बहुत जरूरी है। तो पहला रबर हमारे सामने है। पहला कौन सा रबर है? इट ग्रोज इन द मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विथ रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर कितना होना चाहिए बेटा? 25 डिग्री सेल्सियस के एबव होना चाहिए। ठीक है बेटा। उसके अलावा ये कहाँ? केरला में, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द गारो हिल्स ऑफ द मेघालय। गारो हिल्स आप लोग परिचित होंगे, है ना, वहां सबसे ज्यादा हुआ है। इंडिया रैंक्ड 4th एमंग द वर्ल्ड्स नेचुरल रबर प्रोड्यूसिंग। ध्यान दीजिएगा, पूरे संसार की अगर बात करते हैं तो इंडिया 4थे नंबर पर रबर प्रोड्यूसिंग में आता है। ठीक है। हाँ, आपका एक होमवर्क यहां पर देते हैं। होमवर्क यहां पर आप लोग थोड़ा नोट करेंगे। टॉप फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रैंक वर्ल्ड में कौन कौन से कंट्री को दिया गया है, कौन कंट्री पाया है किसमें? रबर प्रोड्यूसिंग में। ठीक है, रबर प्रोड्यूसिंग में टॉप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक किसका है? ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे सर। फाइबर क्रॉप की बात कर लेते हैं। इसमें पहला सिल्क है, फिर कॉटन है, दूसरा आ गया हमारे सामने क्या बेटा? फाइबर क्रॉप। पहला इसमें बात करेंगे सर सिल्क। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून्स ऑफ द सिल्क वॉर्म दैट फीड ऑन मलबेरी लीव्स। ओके। दूसरा सर, द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म टू प्रोड्यूस सिल्क फाइबर इज नोन एज द सेरिकल्चर। ध्यान दीजिएगा, सिल्क वॉर्म से जो सिल्क फाइबर प्रोड्यूस किया जाता है बेटा, इस प्रकार की व्यवस्था को क्या बोला जाता है? सेरिकल्चर बोला जाता है। ये भी दिमाग में रखें सर। कॉटन की हम चर्चा कर लेते हैं। कॉटन आ गया सामने। इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर द चाइना इन 2008 के डाटा के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं सर। कॉटन के मामले में इंडिया जो टॉप सेकंड प्रोड्यूसिंग कंट्री है, जो सबसे ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा इट ग्रोज वेल इन द ड्रायर पार्ट ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल, द डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू में इसका सबसे अच्छा प्रोडक्शन होता है। उसके अलावा सर बात करेंगे सर, इसके लिए एलिवेटेड टेम्परेचर और लाइट रेनफॉल चाहिए होता है, इरिगेशन, और 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज इसके लिए मतलब टाइम चाहिए होता है, एंड ब्राइट सनशाइन इसके लिए चाहिए होता है कॉटन ग्रो करने के लिए सर। उसके अलावा इट इज, दिख रहा है कि नहीं? हाँ, इट इज अ खरीफ क्रॉप एंड रिक्वायर 6 to 8 मंथ टू मेच्योर। ये खरीफ क्रॉप होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका जो टाइमिंग है वो कितना? 6 से 8 महीने तक। ठीक है। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज मतलब 210 डिवाइड बाय 37 मंथ है अप्रॉक्स। ठीक है, तो 6 to 8 मंथ ये बताया जा रहा है। ठीक, चलिए इसके अलावा बात करेंगे हम लोग सर। हाँ, थोड़ा सा और इसमें है, मेजर स्टेट के बारे में बात की जा रही है सर। यहाँ कौन कौन से स्टेट ज्यादा इसको प्रोड्यूस करते हैं सर? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सर, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। अब हम लोग जूट की बात कर लेते हैं सर। जूट भी हमारा कम नहीं है, इसका भी बहुत बड़ा योगदान है सर। इट इज नोन एज द गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है इसे। गोल्डन फाइबर के रूप में क्या जाना जाता है बेटा? आप जानते रहेंगे। गोल्डन फाइबर के रूप में क्या जाना जाता है बेटा? आपका जूट। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ज्यादा रहिए। इसके अलावा सर क्या है? एलिवेटेड टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स सर। अब हम लोग बात करेंगे सर अगले टॉपिक पर। ये अभी तक तो हमारे फूड क्रॉप और नॉन फूड क्रॉप हमको मिले। अब हम अगला जो अपना टॉपिक है उस पर भी चर्चा करते हैं सर। होप्स आपको ये क्लियर हो रहा होगा और कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर कोई दिक्कत होगा तो बेटा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़ेंगे, और जिससे हम लोग को कोई दिक्कत होगी आपको जो है उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने पाएगी। आप डायरेक्टली कमेंट भी कर सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट उसमें दिया जाता है, और हमारा सारा टीम जो है आपको सपोर्ट करेगा। आप बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतर करें
और अगर आपको यहाँ से कोई हेल्प मिल रही हो तो आप जरूर एक बार थंब इंप्रेशन दिया करिए ना। चलिए अगला टॉपिक सर, अब क्या है अगला टॉपिक ये भी देखेंगे सर। सर टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हमारे यहाँ क्या क्या लाया गया एग्रीकल्चर में। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में सर कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म, सर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म क्या क्या लाया गया जिससे हमारे यहाँ फार्मिंग को और बेहतर किया जा सके, एग्रीकल्चर को और बेहतर किया जा सके, तो उसमें हम चर्चा करेंगे सर क्या क्या है। पहला पॉइंट हम देखेंगे सर, द मेन फोकस ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान बाय द गवर्नमेंट वाज लैंड रिफॉर्म। अच्छा ध्यान देंगे हमारे जो पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान लाया गया था उसमें सबसे पहला काम क्या किया गया था बेटा, लैंड रिफॉर्म किया गया था, जो कि हमारे यहाँ अनइक्वली सर डिस्ट्रीब्यूटेड है होल इंडिया की अगर बात करते हैं, होल कंट्री में सर हर जगह एक जैसा नहीं है। जैसे हमारे यहाँ नॉर्दर्न प्लेन तो मान लो ठीक है बहुत फर्टाइल है, और जहां पर ये नहीं है, जैसे हम बात करते हैं हाईलैंड साइड की बात करते हैं, जैसे हिमालयन साइड की बात कर लेते हैं ना, इन सब जगहों पर सर इक्वली मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अगर बोले तो सर कहीं पर है ना उबड़ खाबड़ टाइप का कुछ ऐसा फैला हुआ है, तो उसको सर उस पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया हमारे गवर्नमेंट के द्वारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। उसके अलावा सर क्या था इस पर भी चर्चा करते हैं सर। दूसरा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड एग्रीकल्चर रिफॉर्म इन द 1960s एंड 70s इंप्रूव एग्रीकल्चर। 1960 और 70 के दशक की अगर बात करते हैं उस समय हमारे एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए इंडिया बहुत सारे प्लान लेकर आए इंडियन गवर्नमेंट। द ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड द व्हाइट रिवॉल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड were some of the strategies adopted to improve the Indian agriculture। ध्यान दीजिए ग्रीन रिवॉल्यूशन व्हाइट रिवॉल्यूशन लाया गया हमारे यहाँ जिससे प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस ये सब बढ़ाया जा सके बेटा। तो ये बहुत ही बेहतर अच्छा स्टेप था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा हमारे यहाँ एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। और क्या था सर, इसके अलावा भी कुछ था सर? हाँ बिल्कुल था सर, अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे सर। इन 1980s एंड 1990s अ कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड which included both institutional and the technical reform। जिसमें बेटा इंस्टीट्यूशनली और टेक्निकली दोनों रिफॉर्म लाया गया बेटा। कब? 1980 और 1990 के दशक में, ठीक है। इसमें लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया था। और आगे बात करते हैं सर और भी स्टेप क्या क्या लिए गए इसके लिए। तो इंपॉर्टेंट स्टेप लाइक प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस। ध्यान दीजिएगा अगर मान लीजिए हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन सही नहीं था और मौसम कुछ बिगड़ा और क्रॉप फेल हुआ, क्रॉप फेलियर पर किसानों को क्या मिल रहा है, वो क्या कर रहे हैं। मान लो कोई कमर्शियल फार्मिंग कर रहा है सर और क्लाइमेटिक कोई ऐसा मान लो कोई आपदा आ जाए, हाँ कोई नेचुरल कैलेमिटी जैसे बर्फबारी हो जाती है सर, कभी कभी बाढ़ आ जाता है सर, उस कंडीशन में उन कमर्शियल फार्मर्स को क्या मिलता है सर, वो कैसे अपने आप को सस्टेन करें, अपने आप को कैसे सर्वाइव करें, उसके लिए गवर्नमेंट का क्या प्रोग्राम था, गवर्नमेंट ने क्या रिफॉर्म किया, उनके इंस्टीट्यूशनली वो क्या रिफॉर्म किए उसको भी जानना जरूरी है सर। तो देखेंगे सर क्या है सर, इंपॉर्टेंट स्टेप्स लाइक प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट द ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड द डिजीजेस, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ग्रामीण बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड द बैंक फॉर द प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज टू द फार्मर एट द लोअर रेट ऑफ द इंटरेस्ट। इसके लिए बेटा देखिए ग्रामीण बैंक लाया गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाया गया, बैंक जो है बैंकों को ये बताया गया कि इनको लोन फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए जिससे कि हमारे जो कमर्शियल फार्मर्स है उनको आसानी से अच्छा लेस इंटरेस्ट पे मिल जाए तो ज्यादा सही रहेगा, वो आसानी से अपने आपको सस्टेन कर ले जाएंगे और प्रोड्यूस भी कर लेंगे। ये सारी चीजें थी। और क्या था सर, और भी व्यवस्था लाई गई सर। क्या था, केसीसी लाया गया, किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम PAIS आर सम ऑफ द अदर स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर्स। किसानों को अच्छा लाभ दिया जा सके इसके लिए हमारे यहाँ केसीसी लाया गया, PAIS लाया गया, ठीक है, जिससे हमारे यहाँ फार्मर्स की सिचुएशन को और ज्यादा इंप्रूव किया जा सके, उनको प्रॉब्लम न फेस करनी हो, इसलिए आगे भी बात करेंगे सर। और क्या है सर, द गवर्नमेंट आल्सो अनाउंस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP जिसको बोलते हैं बेटा, और remunerative and the procurement prices for the important crops which help to increase the farmers profit and promotes them to grow more crops। ध्यान दीजिए MSP क्यों लाया गया बेटा, MSP का क्या प्रोसेस होता है, MSP में जो है कि पहले प्री डिसाइडेड होता है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है बेटा वो पहले से ही डिसाइड कर दिया जाता है किसानों को कि इतना रुपए आपको पहले से बताया जाए, इतने रुपए पर केजी के हिसाब से हम इसको परचेस करेंगे। अब आपका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया या बहुत कम हुआ उससे गवर्नमेंट को मैटर नहीं है, कभी कभी इससे ज्यादा करके प्रॉफिट ही होता है, इससे कोई नुकसान तो होता है ऐसा नहीं, मेरिट डिमेरिट दोनों होते हैं लेकिन बहुत लेस चांस होते हैं डिमेरिट के ना। तो इससे भी काफी सपोर्ट मिला हमारे इंडियन फार्मर्स को।
और हम आगे में बात करते हैं इस पर क्या है सर, जानेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड द आउटपुट की हम बात करते हैं सर, इस पर भी चर्चा करते हैं। क्या है सर, हमारे जो एग्रीकल्चर है उसका नेशनल इकोनॉमी पर, एम्प्लॉयमेंट पर और आउटपुट पर क्या योगदान है, इस पर भी हमको चर्चा करना बहुत जरूरी है ना। इससे हमारे इंडियन इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है सर, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है सर। उसके अलावा सर हम जानेंगे हमारे यहाँ इससे क्या आउटपुट हमको क्या मिल रहा है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। बताया इन 2010 and 11 about 52% of the total workforce in India was employed under the farming sector। बताया जा रहा 2009-10-11 की अगर बात करते हैं लगभग 52% जो है पर्सन जो है 52% पीपल जो है हमारे यहाँ वर्कफोर्स जो है किसमें, फार्मिंग सेक्टर में इन्वॉल्व थे। मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर सस्टेनेंस। ध्यान देंगे लगभग बताया जा रहा है इंडिया का आधा पॉपुलेशन जो है बेटा डिपेंड थे एग्रीकल्चर पर अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, वेटरनरी सर्विसेज एंड एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ द मेट्रोलॉजी एंड वेदर फोरकास्ट एक्सेट्रा वर गिवन प्रायोरिटी फॉर इंप्रूविंग द इंडियन एग्रीकल्चर। ये सारी चीजें हमारे इंडियन एग्रीकल्चर को काफी सपोर्ट देते हैं और जिससे हमारे इंडियन एग्रीकल्चर काफी इंप्रूव हुआ है और बहुत सारे बोल सकते हो इससे आउटपुट हमको देखने मिलते हैं। ये सारी चीजें हुई। उसके अलावा हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे सर, और भी कुछ चीजें हमारे पास हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं फटाफट। क्या है सर, फूड सिक्योरिटी की हम बात करते हैं सर। फूड सिक्योरिटी हमारे यहाँ क्या था, कैसे है, इसे क्या फूड सिक्योरिटी मिली सर। If any segment of our population does not have this access, that segment suffers from lack of food security। जैसे सर इसमें क्या, the remote area of the country are more prone to natural disaster and uncertain food supplies। अगर हम बात करते हैं एक सिंपल लॉजिक हम बात करते हैं सर, फूड सिक्योरिटी की बात करें क्या है सर, प्रॉब्लम हमको कहाँ देखने को मिलती है। मान लीजिए हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश में मान लो अच्छी तरीके से कोई भूख से मरता है क्या, नहीं भूख से तो मरते हैं, जैसे हम ये नहीं कर रहे हैं। हमारा कहने मतलब है कि हमारे पास पैच ऑफ लैंड भी है बट सुटेबल नहीं है ना, प्रोड्यूस करने के लिए सुटेबल एरिया नहीं माना जाता है, क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छा नहीं है सर, तो प्रोन एरिया में आते हैं वो सब ना। तो अब वहां पर बेटा फूड सिक्योरिटी कैसे मिले, उसके लिए गवर्नमेंट का क्या प्लान है उस पर भी देखते हैं सर। द गवर्नमेंट हैज रिजॉर्टेड टू टू कंपोनेंट्स, ए क्या है बफर स्टॉक एंड बी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू इंश्योर फूड अवेलेबिलिटी टू द ऑल। ध्यान दीजिएगा हमारे यहाँ दो तरीके का व्यवस्था लाया गया जिससे हर एक व्यक्ति को फूड सिक्योरिटी, पहला बफर स्टॉक सर, दूसरा PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या है PDS प्रोवाइड्स फूड ग्रेन एंड अदर नेसेसिटीज एट द सब्सिडाइज्ड प्राइस एट द पुअर। गरीबों के लिए सस्ते दाम पर उनको जो है फूड ग्रेन्स अवेलेबल कराने के लिए PDS लेकर आया गया। उसके अलावा सर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का FCI की हम बात करते हैं, ये क्या किया हमारे यहाँ, हाँ FCI क्या करता है सर, FCI is responsible for procuring and stocking food grains while distribution is ensured by the public distribution system। अब देखिए PDS में जो भी अनाज ग्रेनरीज जा रहे हैं बेटा उसको सिक्योर करने के लिए और वो प्रोक्योर करने के लिए, मतलब बोल सकते हो कि प्रोवाइड करने के लिए इसका मेन जिम्मेदारी किसको दिया जा रहा है, FCI को। ये इसकी जिम्मेदारी होती है कि इसकी अवेलेबिलिटी कराए, बफर स्टॉक से उसको अवेलेबल कराए। और सर FCI procures food grains from the farmers at the government announced minimum support price and then is given to the poorer at the subsidized prices। ध्यान दीजिएगा क्या करता है FCI, तो जैसा कि गवर्नमेंट एथराइज किया करता है MSP के अकॉर्डिंग कितना चार्ज है उतना अवेलेबल कराकर फार्मर्स से उसको खरीदता है, खरीदने के बाद उसको रखता है कि स्टॉक में, और उसको जो है गरीबों को या फिर उन प्रोन एरियाज के पीपल्स को वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर दैट मतलब लेस प्राइस पर उसको अवेलेबल कराता है। और यही FCI का वर्क होता है, PDS के माध्यम से वो सारी चीजें उनको मिल पाती है, इससे फूड सिक्योरिटी बड़ी आसानी से देखने को मिलती है सर। इसके अलावा भी हम कुछ जानेंगे सर। इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा हमारे एग्रीकल्चर पर सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है सर। आफ्टर 1990 अंडर ग्लोबलाइजेशन द फार्मर्स इन इंडिया हैव फेस्ड न्यू चैलेंजेस इन द इंटरनेशनल मार्केट। अगर बात करते हैं 1990 के बाद सर जो ये ग्लोबलाइजेशन आया
उससे हमारे फार्मर्स को सर, इंडिया के फार्मर्स को बहुत ही ज्यादा चैलेंज फेस करने पड़ा वर्ल्ड इंटरनेशनल मार्केट में। भैया क्या है कि हमारे यहाँ वो उस तरीके का हम उतना अच्छा इनपुट नहीं अवेलेबल करा पा रहे थे जिससे हमको बेहतर आउटपुट मिले। और जगहों पर ग्लोबलाइजेशन बहुत तेजी से चला बढ़ा और जिससे वो लोग उसका बेनिफिट ले रहे थे। तो इंटरनेशनल मार्केट में हमको थोड़ा सा कठिनाई फेस करना पड़ा, चैलेंजेस फेस करने पड़े। तो उस पर भी कुछ काफी वर्क हुआ कि हमारे यहाँ HYV सीड्स एंड टेक्निकल रिफॉर्म, ये सारी चीजें ले आई गई और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म लाई गई, जिससे हमारे यहाँ प्रोड्यूसिंग मतलब ग्रेन जो प्रोड्यूस मतलब बोल सकते हैं एग्रीकल्चर क्रॉप, जो फूड क्रॉप्स हैं, नॉन फूड क्रॉप्स हैं, इनका प्रोडक्शन बढ़ा। और क्या हुआ, डिस्पाइट बीइंग एन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफी, जूट एंड स्पाइसेस, इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर नॉट एबल टू compete with the developed countries because of the highly subsidized agriculture on those countries। क्योंकि वो लोग बहुत बेहतर टेक्निक के माध्यम से अपने यहाँ एग्रीकल्चर को बढ़ा रहे थे, तो हमारे यहाँ इतना सारी चीजें होने के बावजूद भी हम उनसे कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। इसका इम्पैक्ट पड़ा थोड़ा। Sir, genetic engineering is recognized as a powerful supplement in the inventing new hybrid variety of seeds that can increase production and make farming more profitable। Sir, इनफैक्ट अगर बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग जो हमारे यहाँ है सर, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ मच इन वर्क टुडे because it is the practiced without factory made chemicals such as a fertilizer and pesticide and promote organic farming। चलिए सर, ये था अपना, एक बार फिर से आप लोग इसको पढ़ेंगे, देखेंगे जहां आपको दिक्कत आएगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़ेंगे। शायद हमारे हिसाब से ये लास्ट टॉपिक था, अब नहीं है कुछ। हाँ तो चलिए, आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। कल हम लेकर आते हैं आपको आंसर राइटिंग के लिए भी काफी क्वेश्चन, और मिनिमम 25 क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, जिसको आप पढ़ें, जाने, समझें और प्रयास करें बेहतर करने का। कोई समस्या हो तो आप जरूर कमेंट पुट करिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो बेटा, तो आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, इससे हमारे हौसले बुलंद रहते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।